Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. We are doing study of the Gupta period and today under this topic we are going to discuss about the फाहियान, जो कि चीन से आता है। फाहियान एक चीनी यात्री है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। इसी के बारे में हमने चर्चा की थी गुप्ता पीरियड में। चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही फाहियान आता है, इसलिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चंद्रगुप्त द्वितीय को ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और यहां पर हमने जो पिछले वीडियो में चर्चा की थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, उनके उपाधियों टाइटल्स के बारे में, मैरिज पॉलिसी, उनके वैवाहिक रीतियों के बारे में, उनके अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शन और नवरत्नों के बारे में हमने अध्ययन किया था। टाइटल्स हमने देखा था, शकारी और विक्रमादित्य तो लगा ही हुआ है, और भी टाइटल्स थे। मैरिज पॉलिसी कैसे उसने पश्चिम में और केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र पर अपने विवाह नीति से किस तरह से उसने कंट्रोल किया एक तरह से। और अभिलेखों को पढ़ा हमने, उनके खासकर हमने अभिलेख तो बहुत सारे हैं, गढ़वा अभिलेख है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन है, तो वो सब बहुत सारे अभिलेख हैं। लेकिन जो हमने महत्वपूर्ण रूप से जो देखा था वो हमने देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन को, ठीक है। और नवरत्नों की चर्चा की थी, जहां हमने कालिदास की, वेताल भट्ट की, वारामिहिर, इनकी चर्चा की थी। 9 लोग थे उनके कोर्ट में, जिन्हें 9 जेम्स, 9 ज्वेल्स या नवरत्न कहा जाता था। और उसी के दूसरे पार्ट में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दूसरे पार्ट में, ये पहले पार्ट में पिछले वीडियो में हमने देखा था, और दूसरे पार्ट में आज हम चर्चा करेंगे चीनी यात्री फाहियान की, जो कि बार बार मैं समुद्रगुप्त कह रहा हूं, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आता है। हालांकि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इनके नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन जो भी वो विवरण देता है उससे ये जानकारी मिल जाती है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के भारत का वर्णन कर रहा है। तो आज हम फाहियान को देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए, जब हम गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको, एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं हम कैसे गुप्ता पीरियड तक पहुंचे थे, ठीक है। हमने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत की, तो हमने स्टोन एज यानी पाषाण काल पढ़ा, उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, एक शहरी सभ्यता जो सिंधु नदी के सहारे विकसित हुई, प्रथम नगरीकरण, उसके बाद नगरीकरण समाप्त हो जाएगी, एक रूरल यानी देहाती सभ्यता आती है। आप यहाँ पर देखेंगे वैदिक पीरियड में जब आर्य आते हैं भारत में, तो ये 2 फेजेज में हम देखेंगे, एक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जिसे कहते हैं, और दूसरा हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। तो ये 2 पार्ट में है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल जो है 1500 to 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक काल 1000 to 600 BC तक का है। उत्तर वैदिक काल में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएगी, जटिलताएं बढ़ जाएंगी, कर्मकांड बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसेस, बलि की प्रथा बढ़ेगी, सुपरस्टिशन बढ़ेगा, पूजा पाठ में, रिचुअल्स में ब्राह्मणों का डोमिनेंस बढ़ेगा, ये सब चीजें यहां पर होंगी, ठीक है। तो 6th सेंचुरी BC आप देखेंगे उसके बाद, जो कि महान परिवर्तनों का काल है, क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे कि जो वैदिक पीरियड में कर्मकांड बढ़ रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है, ब्राह्मणों का डोमिनेंस बढ़ गया, सुपरस्टिशन बढ़ गया, रिचुअल्स बढ़ गए, ठीक है, सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि की प्रथा बढ़ गई। तो इसके खिलाफ आप यहां पे देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि यहीं पे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में 2 धर्म मुख्य रूप से उभर कर सामने आएंगे, जो वैदिक रिचुअल्स का विरोध करेंगे। इसी पीरियड में आप देखेंगे 16 महाजनपदों को, और जिसमें मगध एक ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है, और मगध में कई डायनेस्टी वहां पे बनती हैं। सबसे पहले हर्यक्का डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक घनानंद को हराकर ही मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसी को हम बुद्ध पीरियड इसीलिए भी कहते हैं। तो ये सब यहां पर 6th सेंचुरी BC में हुआ। इसी को द्वितीय नगरीकरण का फेज भी कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण का समय भी यही है। पहला नगरीकरण
इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा नगरीकरण जो होगा वो गंगा नदी के सहारे शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय नगरीकरण फेज है, ये द्वितीय नगरीकरण का काल है, सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज है। यहीं पे बौद्ध और जैन धर्म मुखर रूप से उभर कर सामने आएंगे, वैदिक धर्म के खिलाफ, वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ, ठीक है। यहीं पे 16 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मगध एक ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है, और कई डायनेस्टी की चर्चा मैंने कर दी। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे फॉरेन इन्वेजन होंगे, दो महत्वपूर्ण फॉरेन इन्वेजन मैंने बताया था, एक ईरानी, दूसरा यूनानी, मतलब ईरानी एंड ग्रीक इन्वेजन, यानी एक ग्रीस से इन्वेजन होगा और एक ईरान से होगा। तो ईरान का जो इन्वेजन है 516 बीसी में डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम द्वारा किया जाता है, और भारत में पहला विदेशी आक्रमण इसे कह सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप यही लगाएंगे, भारत में पहला विदेशी आक्रमण यही ईरानी आक्रमण था, जो कि आप कहेंगे या तो हखामनी साम्राज्य उसको कहते थे, फारस का साम्राज्य कहते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें आपको इराक, ईरान सब उस समय आया था, तुर्की और की सब आ जाता था उसमें। तो वो आप देखेंगे सीरिया, वो सब ईरानी साम्राज्य में था, बड़ा साम्राज्य था। हखामनी साम्राज्य, अकमेनियन डायनेस्टी इसी को बोलते थे। उसके बाद दूसरा इन्वेजन होगा, दूसरा फॉरेन इन्वेजन यूनान से होगा, जो कि 326 बीसी में सिकंदर का इन्वेजन होता है भारत में, लेकिन सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। हाँ, ये होता है अंतिम नंद शासक घनानंद के समय, और उसी घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर 322 बीसी में मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो ग्रीक इन्वेजन है सिकंदर या अलेक्जेंडर का, जो कि यूनान से आता है, बेसिकली मैसिडोनिया का शासक था ये। यूनान में एक छोटा सा स्टेट था मैसिडोनिया, तो वहां का शासक था, धीरे धीरे यूनान को जीता है, फिर ये आगे बढ़ता है भारत की तरफ। तो यहां पे देखेंगे तो ये जो है ये दूसरा विदेशी आक्रमण है भारत में, लेकिन फर्स्ट यूरोपियन आक्रमण आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट विदेशी आक्रमण, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन, सेकेंड फॉरेन इन्वेजन, ठीक है, बट दिस इज फर्स्ट यूरोपियन इन्वेजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौर्य उसके बाद आ जाएंगे, यहीं पे मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों में, मगर सबसे बड़े ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा, कई महाजनपदों को अपने में समेटेगा। और उसके बाद वहीं से मैंने बताया था कि वहीं पे हर्यक डायनेस्टी या हर्यंका डायनेस्टी आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर अंत में नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को हराकर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कर देंगे। मौर्य डायनेस्टी चलेगा लगभग 185 बीसी तक, एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसी समय जो है 185 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करता है कौन? पुष्यमित्र शुंग, और यहीं पर वो पुष्यमित्र शुंग यहां पर यहां पर नॉर्थ में ये शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करता है। ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और यहीं पे फिर ये होता है आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड अब शुरू हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग के साथ ही पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू हो जाएगा। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड का समय लगभग 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का है, करीब 5 सालों तक, एग्जैक्ट समय नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे शुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। बेसिकली होता क्या है कि मौर्यंस के डाउनफॉल के बाद, इनके पतन के बाद भारत में मौर्यंस के 2 सक्सेसर होंगे। एक कुछ जो सक्सेसर होंगे, कुछ उत्तराधिकारी विदेशी होंगे जो मध्य एशिया से आएंगे, सेंट्रल एशिया से, और कुछ देशी ताकतें उभर के आएंगी। तो देशी ताकतों में यही हो जाता है। यहाँ पर पहले मैंने बताया था, यहाँ पर आएगा कौन सा? शुंग डायनेस्टी, और फिर यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगा शुंगों को हराकर। और देशी ताकतों में दूसरा एक साउथ इंडिया में होगा, हालांकि ये हरा के आएंगे यहां पर शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी है, लेकिन कण्वों को हरा के ही ये बेसिकली आते हैं साउथ में, लेकिन इनका डोमिनेंस यहाँ पे साउथ में रहता है। लेकिन हो सकता है कि इधर कण्वों का एरिया छोटा हो गया हो, बहुत छोटा एरिया, हराते तो यहाँ, लेकिन मेन इनका डोमिनेंस यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से आपको देशी उत्तराधिकारी के रूप में मौर्यंस के देखेंगे। पहले यहाँ पर शुंग डायनेस्टी, फिर वहीं पे कण्व डायनेस्टी, और फिर दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी। कुछ विदेशी ताकतें हैं, विदेशी उत्तराधिकारी हैं, जैसे इंडो ग्रीक, हाँ मैंने बता दिया था, बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक है यहाँ पर, यहाँ यही क्षेत्र है बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया के हिंद यवन। तो ये सब मध्य एशिया से आएंगे और नॉर्थ वेस्ट से आएंगे, उत्तर पश्चिम से आएंगे। सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हिंद यवन, उसके बाद मध्य एशिया से शक आते हैं, सीथियंस,
उसके बाद आएंगे पर्थियंस। पर्थियंस मैंने बता दिया था कि ये जो देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान की सीमा से जो ये ईरान लग रहा है, तो ईरान के नॉर्दर्न पार्ट को ही कहते थे पर्थिया। ठीक है, तो ये पर्थियंस आएंगे और लास्ट में कुषाण आएंगे। समझ लीजिए लास्ट में कुषाण। तो उसी समय मैंने बता दिया था कि कुषाण, जब ये कुषाणों का क्षेत्र था, कुषाण जब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, उसी समय पैरेलल चल रहा था दक्षिण भारत में सातवाहन। कुषाणों का जैसे ही अंत होता है, यहीं पे आ जाएंगे कौन? गुप्ता आ जाएंगे और उनकी शुरुआत होगी। ये उभरेंगे ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से। ईस्ट यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से इनका उद्भव होता है। गुप्तों का मैंने बताया था, और कहा जाता है कि श्रीगुप्त जो थे ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक थे। तो यहीं से जो है ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वी यूपी और बिहार वाले क्षेत्र से इनका ओरिजिन शुरू हो जाएगा। बाद में विस्तार तो होगा ही। तो यही लोकेशन होगा, यही इन्हीं टॉपिक्स को हम देख रहे थे, जिसमें लोकेशन हमने देख लिया था। ओरिजिन जो है, इनके जाति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने बताया था। ये कोई कहता है कि भाई ये ब्राह्मण थे, किसी का मत है कि ये वैश्य थे, किसी ने निम्न जाति का बताया, तो इसलिए इनके ओरिजिन के बारे में, जाति के बारे में कोई फिक्स जानकारी नहीं है। उसके बाद हम रूलर्स को देख रहे थे। देखिए यहाँ जो पॉइंट देखना है, लोकेशन, ओरिजिन, उसके बाद रूलर्स मतलब शासकों को देखता है। दो तरह के शासक यहाँ देखने को मिलेंगे, एक मेन गुप्ता और इसके बाद उत्तर गुप्त। ठीक है, तो मेन गुप्ता में हमको दो शासकों को मेनली पढ़ना था, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो भी जितनी जानकारी लेनी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रशासन देखेंगे, ट्रेड इकोनॉमी यानी कि व्यापार और अर्थव्यवस्था, सोशल डेवलपमेंट यानी सोसाइटी को देखेंगे, धर्म उस समय क्या था, रिलीजन के बारे में जानकारी लेंगे, आर्ट कला के बारे में, लिटरेचर साहित्य के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीक के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे, और फाइनली हम डाउनफॉल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने रूलर्स को जो देखा था, तो मेन गुप्ता में हमने बता दिया था, श्रीगुप्त जो है ये कौन था, फाउंडर था। उसके बाद घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर कहते हैं गुप्त डायनेस्टी का, यानी कि वास्तविक संस्थापक। कांच के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमने नहीं पढ़ा था। समुद्रगुप्त को हमने डिटेल पढ़ लिया था, दो ही शासकों को डिटेल में पढ़ना है। रामगुप्त के बारे में हल्की फुल्की जो जानकारी थी मैंने दे दिया था कि इसी की, रामगुप्त बड़ा भाई है, चंद्रगुप्त सेकंड का शकों के सामने झुक जाता है, और शकों के सामने ये क्या करता है कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्वाभिमानी है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये हत्या कर देता है किसकी, रामगुप्त की। और पहले तो शकराज की हत्या करता है, जिन्होंने रामगुप्त से बीबी सौंपने की बात कही थी, और फिर उसके बाद ये रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और गद्दी हथिया लेता है चंद्रगुप्त सेकंड, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में अपना टाइटल शकारी विक्रमादित्य रखता है ये। ठीक है, उपाधि। तो यही इसी टाइटल की हमने चर्चा कर ली थी, दो भाग में हमने चर्चा की थी। हाँ, एक भाग हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, ये यहां से यहां तक। ठीक है, टाइटल्स उपाधियों को देखा था, इसके मैरिज पॉलिसी को यानी कि नीतियों को देख लिया था, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मतलब विवाह नीति को देखा था, उससे अपने आप को कैसे मजबूत किया उसने, कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में, पश्चिम भारत में इसने मजबूत किया अपने आप को अपनी विवाह नीति से। इसके इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों को देखा, जिसमें हमने गढ़वा अभिलेख, मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन यानी कि मेहरौली लॉ स्तंभ को देखा था, स्तंभ लेख को। तो वहां पे हमने जो जो जानकारी थी और भी देखा था हमने, और भी अभिलेखों को देखा था। उसके अलावा हमने नवरत्नों को देख लिया था, कालिदास जो महाकवि थे, बेताल भट्ट जो कि एक जादूगर थे, छपणक थे। ठीक है, और भी बहुत सारे 9 लोगों की चर्चा हमने कर ली थी, यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आज हम फाहियान की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही आने वाला है, तो आज फाहियान की चर्चा हो जाएगी। उसके बाद देखिए हमने बताया कि गुप्ता को, लेटर गुप्ता को हमें पढ़ना था। हाँ, मेन शासक यहीं तक हैं, स्कंदगुप्त जो गुप्ता रूलर्स हैं। उसके बाद पुरुगुप्त से विष्णुगुप्त तक जो हैं 8 शासक हैं यहाँ पर। हाँ, जो विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम गुप्ता शासक है या उत्तर गुप्त शासक है। ये अगर आपसे एग्जाम में आता है कि अंतिम गुप्त शासक, तब भी विष्णुगुप्त, और अंतिम गुप्तोत्तर शासक, सॉरी हाँ, गुप्तोत्तर शासक मतलब उत्तर गुप्त शासक, गुप्तोत्तर नहीं, उत्तर गुप्त शासक, गुप्तोत्तर नहीं, उत्तर गुप्त शासक। अगर अंतिम तब भी विष्णुगुप्त, ये तो गुप्त ही हैं, बाद वाले हैं, जब कमजोर होने के बाद। ठीक है ना, ये मेन गुप्ता है, उसके बाद उत्तर गुप्त है। तो उत्तर गुप्त शासक अंतिम, तब भी विष्णुगुप्त, और गुप्ता शासक अंतिम, तब भी विष्णुगुप्त, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद डिक्लाइनिंग
फेज में आ जाएगा गुप्ता अंपायर और धीरे धीरे ये डिक्लाइन कर जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम जो है कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त को लेते हुए सारा यहाँ थोड़ा थोड़ा जानकारी जो है मेन हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना था, तो अगले वीडियो में सारा खत्म हो जाएगा रूलर्स। तो ये रूलर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक वीडियो या 2 वीडियो में हम ये पूरा खत्म कर लेंगे, तो हमारा ये खत्म होने वाला है। हाँ, उसके बाद हम चले जाएंगे अंतिम दौर में एंशिएंट हिस्ट्री के, जहां हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। तो अभी हम फाहियान के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान की। तो देखिए फाहियान के बारे में आप अगर थोड़ा बहुत देखिए, तो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन अगर अंग्रेजी में देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, कहीं एक्स से लिखा हुआ है, कहीं ऐसे लिखा हुआ है। तो बस आपको जानना है कि उतना फर्क नहीं पड़ता, इतना आप परेशान मत होइएगा। हाँ, चीनी यात्री था, चाइना से आया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब भारत में आता है, देखिए किसके समय में, केम टू इंडिया इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, यहां दोनों लिख दिया है विक्रमादित्य। जो भी आपके सामने होगा तो ये अगर आ जाए कि किसके समय में आया था, ये सवाल बनता है, ठीक है ना, ये सवाल बनता है। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय या चंद्रगुप्त सेकेंड के समय आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ये लगभग 15 वर्ष रहता है भारत में, और समय जो है 399 टू 414 कहीं दिया होगा या 415 दिया होगा एडी, इसके बीच ये रहता है भारत में, यानी 399 में आता है और इसके अराउंड ये जाएगा। कहीं 412 भी दिया होगा, कहीं 413 भी दिया होगा, लेकिन अराउंड आप रख लीजिए कि 15 ईयर्स ये रहता है भारत में, ठीक है। बर्थ प्लेस जो है इसका बूबांग, ये कोई मतलब नहीं, इतना ध्यान नहीं देना, ये जनरली ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखिए बौद्ध ग्रंथों को भारत में पढ़ना था, इसका उद्देश्य जो था आने का भारत में कि वो बौद्ध ग्रंथों का आकर यहाँ अध्ययन करे। एंड टू सी बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस, मींस होली पिलग्रिमेज, जो बुद्धिस्ट होली पिलग्रिमेज है, जो पवित्र तीर्थ स्थल है बौद्धों के, वहां पे ये जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस को देखने का इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वजह से आया था भारत में, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब एक जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना, एग्जाम में जो आता है वो देखिए यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया है, मान लीजिए ये है, ये इन करेगा लैंड रूट से और आउट होगा सी रूट से, यानी भारत में ये आएगा कैसे, स्थल मार्ग से आएगा और जाएगा जल मार्ग या समुद्र मार्ग। तो आप जो भी मतलब देखेंगे तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अभी हमने ये यात्रा क्रम लिख दिया है आने का, जाने का भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे जाएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है, एक बार बस आप सरसरी निगाहों से देख रहिए। ये आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आता है ये लैंड रूट से और जाता है सी रूट से, आता है स्थल मार्ग से, जाता है ये समुद्र मार्ग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यात्रा क्रम, यहां भी आएंगे हम, एक किताब भी इसने लिखी है फोक्यों की। यात्रा क्रम जो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले चगन आता है, चाइना से जब चलता है, चाइना में चगन, और उसके बाद शानशान आएगा। हाँ, शानशान में हीनयान के 4000 बौद्ध भिक्षुओं से मिलेगा, हीनयान के 4000 मॉन्क से, बौद्ध भिक्षुओं से मिलता है। हाँ, कर शहर आता है फिर, ठीक है, कर शहर आता है, कर शहर से ये खोतान आता है, और खोतान में ये महायान के 1000 मॉन्क से मिलता है खोतान में, ठीक है। उसके बाद ये सिंधु नदी को क्रॉस करता है, सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद ये उद्यान आएगा, फिर गांधार आएगा, और गांधार से तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है वहां जाता है।
तक्षशिला से ये पेशावर पहुंचेगा, ठीक है। और पेशावर में ये कनिष्क जो कुषाण शासक था, महान कुषाण शासक, वहां आकर वहां कनिष्क के द्वारा बनाए गए स्तूपों को देखता है, ठीक है। मैंने बताया था कि स्तूप क्या होते हैं भाई, तो स्तूप आप समझ लीजिए, ये स्तूप क्या होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर ये निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उनके लिए बड़ा पवित्र स्थल है बौद्धों के लिए। और ये जो होता है इस तरह का इसका निर्माण होगा, ठीक है। ये ऐसे ऊपर से का जो कंस्ट्रक्शन होगा छाते की तरह होगा और इस तरह से होगा, और यहाँ पर आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन पूरा गोल होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह का ये तोरण होगा, मतलब दरवाजे होंगे जाने के लिए, वो सब जिसको तोरण कहते हैं। कभी मैं स्तूप पे सवाल बना दूंगा। तो मेन कंस्ट्रक्शन इसका इसी तरह का होता है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। ऊपर का ये नीचे बेस जो होगा ऐसे गोल होगा नीचे, जो अभी मैंने बना के दिखाया इस तरह का इसका बेस। और यहीं पे आपको ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहां पे ये कंस्ट्रक्शन होता है, बुद्ध के अवशेषों पे, बुद्ध का राख हो, उनके कपड़े हो, उनकी अस्थियां हो, तो इस तरह से चीजें थी, तो उसको स्तूप कहते हैं। कभी स्तूप पे हम कर लेंगे वीडियो, ठीक है। वैसे आर्ट एंड कल्चर में ये तो पूरा पढ़ना है, लेकिन यहाँ हम उतना विस्तृत नहीं बता सकते, ठीक है। कनिष्क के स्तूप को देखता है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए तक्षशिला से पेशावर आएगा, जहां कनिष्क के स्तूप को देखेगा। फिर नगरहार आता है, पेशावर से आएगा नगरहार, ठीक है। पेशावर से नगरहार के बाद ये अफगानिस्तान आता है, और एक बार फिर ये सिंधु रिवर को क्रॉस करेगा, यानी कि 2 बार ये क्रॉस करता है सिंधु रिवर को। और उसके बाद तो आप समझ जाएंगे, सिंधु रिवर को क्रॉस करने के बाद ये पंजाब आएगा, और पंजाब से मध्य देश, यानी कि भारत का के मध्य भाग में मध्य देश, ठीक है। तो और वहीं पे भारत का मध्य देश का पर्टिकुलरली ये वर्णन करता है, भारत का वर्णन है। लेकिन अगर आ जाए कि पर्टिकुलरली अगर आपको भारत ना हो के अगर ऑप्शन में मध्य देश देता है, साउथ इंडिया देता है, पश्चिम भारत देता है, तो पर्टिकुलरली इसने मध्य देश का वर्णन किया है, ठीक है। अपनी किताब देखिए, इसकी किताब भी है, कौन सी, ये बुक जो है ये आपको ध्यान रखना है, फोक्यूकी, कहीं फोक्यूथी भी लिखा होगा तो नाम पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा। फोक्यूकी ये किताब आपको ध्यान देना है कि इसी किताब को उसने लिखा है, ठीक है। और इस किताब में उसने भारत का वर्णन किया है और पर्टिकुलरली मध्य देश का वर्णन किया है, ठीक है। वैसे और भी जगहों का वर्णन किया, लेकिन पर्टिकुलरली कहा जाए कि विशेष तौर पर किसका, तो मध्य देश का वर्णन किया है। सबसे बड़ी बात कि कहीं पे भी इस किताब में नो रेफरेंस ऑफ नेम्स ऑफ एनी गुप्ता रूलर, आपको ध्यान रखना है। अगर आ जाए ऑप्शन में ये स्टेटमेंट बना के दे सकता है, ही हैज डिस्क्राइब्ड चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ही हैज डिस्क्राइब्ड कुमार गुप्त, ही हैज डिस्क्राइब्ड, तो आपको देखना पड़ेगा, और ही हैज डिस्क्राइब्ड नन, ठीक है। तो किसी भी गुप्ता रूलर का नाम उसने किताब में नहीं लिया, ये महत्वपूर्ण बात है, यहां से सवाल बन सकता है, ठीक है। एक तो ये किताब से बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आप रख लीजिएगा, किताब से ये सवाल बन जाएगा, कौन सी किताब लिखी, तो किताब का नाम, ठीक है। और उसने किसी भी गुप्त शासक का, इवन चंद्रगुप्त सेकंड के समय भी आया है विक्रमादित्य का, तो उसका भी नाम नहीं है। हाँ, इसके विवरण से पता चलता है कि उस शासन काल के दौरान की बातें ये कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो 2 इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई है, यहां पर आपको एक सवाल इससे बन सकता है, लैंड रूट से ये भारत में इन करता है, आउट होता है, इन करता है लैंड से, आउट होता है सी रूट से, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे किसके समय, एक सवाल यहां से भी बन सकता है आपका, ये भी है, आता है सवाल कई बार कि किसके समय में फाहियान आया था भारत में। तो अब से अगर आपसे पूछा जाए कि फाहियान जो है किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, ठीक है। ये सब तो नहीं पूछने वाला इधर से। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ना, और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस है, होली प्लेसेस, उनको देखना, तीर्थ स्थलों को देखना, हाँ, बौद्ध तीर्थ स्थलों को। उसके बाद किताब कौन सी थी भाई, पूछा जाए आपसे, तो वो क्योंकि इसमें उसने किसका वर्णन किया है, तो भारत का वर्णन किया है, हाँ, गुप्तकालीन शासक का वर्णन किया है, और पर्टिकुलरली उसमें किया है किसका,
आप चूंकि आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, तो उसी का वर्णन है, लेकिन ये जानकारी विवरण से मिलता है। कहीं भी ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी इस किताब में किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं है। कहीं भी इस किताब में किसी भी गुप्त शासक का नाम नहीं है। आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, लेकिन विक्रमादित्य का भी नाम नहीं है। इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये रूट भी आपको बस एक बार सरसरी निगाह से देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे यात्रा का चगन आता है, शानशान आता है, उसके बाद करशहर आता है, फिर खोतान आता है। यहाँ पे शानशान में हीनयान के 4000 मॉन्क्स से मिलता है। उसके बाद खोतान में इसकी मीटिंग होती है 1000 महायानी मॉन्क्स से, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस करता है इंडस, सिंधु नदी पार करता है, उद्यान पहुंचता है। उद्यान के बाद ये गांधार आता है, गांधार के बाद तक्षशिला आता है जो भी पाकिस्तान में है। तक्षशिला के बाद फिर पेशावर आता है, भी पाकिस्तान में। पेशावर में एक कनिष्क के द्वारा बनाए गए स्तूपों को देखता है। पेशावर से नगरहार जाता है और नगरहार से ये अफगानिस्तान आता है। और फिर यहां एक बार फिर ये क्रॉस करेगा इंडस रिवर को, यानी सिंधु रिवर को, यानी सिंधु रिवर को 2 बार क्रॉस करता है। तो ये सवाल यहां से बन सकता है कि फाहियान ने कितनी बार सिंधु रिवर को क्रॉस किया। देखिए 2 बार क्रॉस किया है। भारत आने के क्रम में उसने सिंधु रिवर को कितनी बार क्रॉस किया है, कितनी बार पार किया है, तो ध्यान रखिएगा क्रॉस किया है 2 बार, 1 बार 2 बार। ये सवाल यहां से बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी ये पूछ सकता है कि कितनी बार क्रॉस किया, या यूपीपीसीएस पूछ सकता है। तो 2 बार इसने क्रॉस किया है सिंधु रिवर को। सिंधु रिवर क्रॉस करने के बाद ये पहुंचता है पंजाब, और पंजाब से भारत के मध्य भाग में पहुंचता है, ठीक है। तो ये मध्य देश में, ठीक है। और यहां पर इसका, यहां भारत का ये अपनी किताब मध्य देश पहुंचता है। फिर भारत का वर्णन करेगा अपनी किताब फोक्यूकी में। पर्टिकुलरली ये मध्य देश का ही वर्णन करता है, भारत का तो वर्णन करता ही है, लेकिन विशेष तौर पर हो सकता है कि वहां भारत ना दे, पूछ दे ऑप्शन। साउथ इंडिया का वर्णन करता है, पश्चिम भारत का वर्णन करता है, ब्रह्मावर्त करता है, मध्य देश का करता है, ठीक है, या पूर्वी भारत का करता है। तो ध्यान रखना है कि मध्य देश का वर्णन करता है। तो ये भी सवाल बन सकता है आपका कि मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है। वैसे तो भारत का ही वर्णन करता है, पंजाब का भी करेगा, ऐसा नहीं है, और भी क्षेत्रों का करेगा, लेकिन ज्यादातर वर्णन इसका कॉन्सेंट्रेट है कहां पे, मध्य देश पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, किताब पे किसका वर्णन है, ठीक है, किसके समय में भारत में आया, ठीक है, कैसे आया और कैसे गया। लैंड रूट से आया, सी रूट से चला गया, और 2 बार इसने पार किया है किसको, सिंधु को, भारत आने के क्रम में। तो ये तो आने का क्रम था, मैं जाने का क्रम भी बता दूंगा आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर अब आगे बढ़ेंगे और फाहियान के बारे में कुछ और जानकारियां, कुछ और इंफॉर्मेशन लेंगे। Let us have some more information about India. What Fahiyan had said in his book फोक्यूकी। तो फोक्यूकी में जो भी इंफॉर्मेशन फाहियान ने दिया है, कुछ और हम जानकारी इस बारे में हासिल करते हैं। देखिए उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यानी पॉलिटी के बारे में क्या कहा है, हाँ, सोशल कंडीशन सोसाइटी के बारे में क्या कहा है, धर्म के बारे में क्या कहा है, और पाटलिपुत्र के बारे में भी उसने कुछ बातें कही हैं। वो हम यहाँ पर देखेंगे और अंत में हम देखेंगे भारत से जब वो जाता है तो जाने का उसका रूट क्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर हम देखें, तो मैंने पहले भी बताया कि नो रेफरेंस ऑफ नेम ऑफ गुप्ता रूलर ऑफ दैट टाइम। जिस समय वो आया है उस समय के गुप्ता रूलर की कोई चर्चा नहीं है, और वैसे भी किसी गुप्ता रूलर की चर्चा नहीं है इसकी बुक फोक्यूकी में। याद रखिएगा, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रहे, बुक कौन सी है, फोक्यूकी, ठीक है। यानी कि इसके समय रूलर कौन था भाई, गुप्ता रूलर, तो इसके समय चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है, नो रेफरेंस ऑफ नेम ऑफ गुप्ता रूलर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद एडमिन में, प्रशासन में क्या था, देखिए प्रशासन बड़ा लिबरल था, उदारवाद प्रशासन था। क्यों, दंड विधान बहुत ही सरल था। मौर्यों के बारे में, वैसे भी गुप्ता पीरियड में कहा जाता है कि दंड विधान सरल था। आप मौर्यों के समय देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा कठोर दंड विधान था, यानी पनिशमेंट लॉ बड़ी कठोर था उस समय। देखिए मृत्यु दंड यहां है ही नहीं। अगर देशद्रोह भी करता है कोई, तो ज्यादा से ज्यादा राइट हैंड को काट लिया जाता है,
दाहिने हाथ को काट दिया जाता है देशद्रोह करने पर। हाँ, ठीक है। तो ये एक बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। सरल है दंड विधान, टैक्स बर्डन है ही नहीं, बहुत कम है। देखिए मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया है, यानी कि बहुत कम है कर का भार। ठीक है, ज्यादातर जो कर था वो भूमि कर से आता था। ठीक है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। टैक्स बर्डन बहुत कम था कहा जाता है, वो हम देखेंगे जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो हम फाइयान के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि टैक्स बर्डन कम है, तो नेचुरली लोग जब टैक्स ये सब चीजें हैं, दंड विधान जो है सरल है, मृत्युदंड नहीं है। इवन देशद्रोह पे भी कहा जाता है कि दाहिना हाथ ही काट के छोड़ दिया जाता है, जबकि आज के समय में भी देशद्रोह पे बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये और टैक्स बर्डन बहुत कम है ही, तो यानी कि लोग खुश हैं, संपन्न हैं उसके हिसाब से। ठीक है, विनिमय कैसे होता है, यानी कि सेल परचेज कैसे होता है। जैसे कि आज हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं, तो कहा गया उस समय कौड़ियों का इस्तेमाल होता था, कौड़ियों का एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए। यानी कौड़ियों को कौड़ी ही बोलेंगे, इसके लिए आप कोई अलग से अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, कौड़ी ही बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप कौड़ी ही कहेंगे, मतलब यूज ऑफ कौड़ी। तो ये विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये पॉलिटी की बात हो गई। जहां तक सोशल कंडीशन यानी समाज की बात हो गई, तो देखिए ब्राह्मणों का बोलबाला था, मैंने लिखा है ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, यहाँ पर ब्राह्मणों का बोलबाला है। ठीक है, यानी ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, यानी वर्ण व्यवस्था जो है उस समय उसमें ब्राह्मणों का बोलबाला है। चांडालों को अनटचेबल यानी कि अछूत माना जाता है। देखिए चांडालों को अछूत माना जाता है। देखिए ये जो बड़ी बात है यहां पर आपको समझने वाली बात है कि उस समय जब चांडाल आते थे, ये इसका कहना है कि ये चांडाल को भी इंग्लिश में चांडाल ही लिखेंगे, क्योंकि एक तरह का इसको कास्ट माना गया है, निम्न जाति का। तो अछूत थे ये। तो ये चांडाल जब आते थे तो दूर से कुछ लकड़ी बजाते हुए, कुछ ऐसी चीजों को बजाते हुए आएंगे, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, और ऊंची जाति वालों पर, ऊंचे वर्ण वाले पर उनका शैडो भी ना पड़े। ठीक है, उनका साया भी ना पड़े। तो इस तरह की व्यवस्था थी। हाँ, बड़ी अपमानजनक स्थिति थी चांडालों की। तो ये जो कहा है ये फाहियान ने। ठीक है, और देखिए यहां पर है एनिमल वायलेंस पे बैन था, जीव हिंसा पे बैन है, ये आपको ध्यान देना है। अब आप देखिए स्लॉटर हाउस नहीं है, यानी कि बूचड़ खाने नहीं है। बूचड़ खाने जहां जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ही कम है, ना के बराबर। बहुत कम का मतलब ना के बराबर। ठीक है, अब यहां पे देखिए कहा जाता था कि सिर्फ एक चांडाल ही थे जिनको अधिकार था कि वो पशुओं का शिकार कर सकते थे, ये चांडाल ही थे। ठीक है, बूचड़ खाना नहीं है। ट्रेड मांस और शराब का, लिकर का और फ्लेश का मतलब मांस का, नॉन वेजिटेरियन फूड का वो ट्रेड नहीं होता था, ये बैन था। यानी लोग मांसाहारी नहीं थे। यानी ये आप ये लिख सकते हैं यहां पर कि ये उस समय नॉन वेज फूड का प्रचलन नहीं था, लगभग ना के बराबर था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। प्याज लहसुन अनियन एंड गार्लिक का भी इस्तेमाल ना के बराबर था, ये मैंने नहीं होता था। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है सोशल कंडीशन, ब्राह्मण जो है उनका बोलबाला था, चांडाल अछूत थे, अनटचेबल थे, उनको उन्हीं को बस एक जानवरों के शिकार का जो है परमिशन था। एनिमल वायलेंस, जीव हिंसा उस समय नहीं होती थी, नहीं की जाती थी, बैन था। स्लॉटर हाउस ना के बराबर थे, बहुत कम थे, यानी बूचड़ खाने बहुत कम थे। लिकर एंड आपको मांस पे, ठीक है, बैन था, प्रतिबंध था। नॉन वेज फूड का प्रचलन नहीं था, और प्याज लहसुन भी लोग नहीं खाते। तो ये इससे पता ही चलता है कि बूचड़ खाने बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इससे पता चलता है। उसके बाद अगर धर्म की बात करें यहां पर, तो धर्म के बारे में उसने क्या कहा, देखिए उसने कहा कि ये जो पंजाब, बंगाल और मथुरा वाला क्षेत्र है, वहां पर बुद्धिज्म था, वहां पे लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल, बंगाल यहां भी है, यहां पूर्वी बंगाल की बात है, यहां लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। लेकिन दोनों में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दो अलग अलग धर्मों को लोग फॉलो कर रहे हैं, बट दे लिव इन पीसफुल मैनर। कहते हैं कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रह रहे हैं, आपस में इनका बड़ा समन्वय है। तो ये बात है।
उसने पाटलिपुत्र के बारे में जो कहा है वो भी देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में ये 3 सालों तक रहा है, ठीक है, जब आया है तो उसने पाटलिपुत्र के हॉस्पिटल्स को, अस्पतालों को बहुत प्रसिद्ध बताया है कि बहुत रेपुटेड हॉस्पिटल थे जो पाटलिपुत्र के हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे उस समय। तो ये उसने बड़ी बात कही है। उसके बाद उसने कहा है कि राजा प्रसाद यानी कि पैलेस, राजा प्रसाद का मतलब होता है महल, पैलेस किसका था? अशोक का। कहीं कहीं आपको चंद्रगुप्त भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अशोक का पैलेस है, जो मौर्य शासक अशोक थे। तो कहीं ये भी लिखा जाएगा कि मौर्यों का राजा प्रसाद, कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अशोक के पैलेस को उसने कहा दैट वाज बिल्ट बाय गॉड, देवताओं ने उसका निर्माण किया। क्यों? इतना भव्य है, इतना शानदार है कि इंसान ऐसा निर्माण नहीं कर सकता। हाँ, इंसान के बस की बात नहीं है कि इतना शानदार पैलेस का कंस्ट्रक्शन कर दे, इसलिए उसने कहा कि देवताओं द्वारा निर्मित है। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाता है, किसने कहा है कि देवताओं द्वारा निर्मित है? मौर्य राजा प्रसाद या अशोक का राजा प्रसाद, या कहीं चंद्रगुप्त भी दे दे, लेकिन राजा मौर्य के राजा प्रसाद की बात है, यानी महलों की बात है, महल की बात है। तो देवताओं द्वारा निर्मित कहा है फाहियान ने, जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में, और किस किताब में? फो क्यों की में उसने जानकारी दी है, ठीक है। तो ये आपके लिए यहां पर कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा किसी किसी किताब में कि दैत्यों ने बनवाया है। दैत्य मतलब राक्षसों ने, मतलब इंसान नहीं बना सकते, या तो राक्षसों ने बनवाया, देवताओं ने बनवाया, कहीं कहीं मिल जाएगा दैत्यों ने बनवाया है, देवताओं ने बनवाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पाटलिपुत्र के बारे में उसने कहा कि ये एक शिक्षा का केंद्र था। हाँ, भारत के हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते थे, ये इसने कहा है पाटलिपुत्र के बारे में। और पाटलिपुत्र के बारे में उसने कहा कि बौद्ध विहार जो था यहाँ पर दोनों तरीका का था, हीन यानी बौद्ध विहार भी था और महायानी बौद्ध विहार भी था, यानी कि बौद्ध धर्म के जो दोनों मेन संप्रदाय हैं, हाँ, हीनयान और महायान, उन दोनों का यहाँ पर मठ था, विहार था, ठीक है। तो ये इसने बताया पाटलिपुत्र के बारे में। अब फाइनली देखते हैं उसके जाने का क्रम क्या था। मैंने एक चीज बताया कि आता है वो भारत में, इन करता है स्थल मार्ग से यानी लैंड रूट से, लेकिन वो जाएगा सी रूट से। तो कैसे जाएगा? देखिए, भारत से जाने का पहले ये ताम्रलिप्ति पहुंचेगा। ताम्रलिप्ति कहां पे है? ये है ताम्रलिप्ति, बंगाल वाला क्षेत्र में ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, यहाँ पे आज भी है, ताम्रलिप्ति कहा जाता है, बंगाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्र के किनारे है, बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया में। तो पहले ये ताम्रलिप्ति पहुंचेगा बंगाल, और वहां 2 साल तक रहेगा। देखिए, यहां 2 साल तक रहता है, ये ध्यान रखना है आपको, 2 इयर्स तक रहता है। उसके बाद ये जाता है श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका कहां पे जाएगा? यहां पे पहुंचेगा ये, ठीक है। ये श्रीलंका जाता है, और श्रीलंका से साउथ एशिया, कहा था साउथ एशिया, इंडोनेशिया जाता है, तो साउथ एशिया हो गया। और साउथ एशिया में और जगहों पे भी जाता हूं, इंडोनेशिया साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में। तो यहाँ पे श्रीलंका, और श्रीलंका से साउथ एशिया, और साउथ एशिया से चाइना। अब यहाँ पे देखिए, आप श्रीलंका जाएगा, फिर साउथ एशिया जाएगा, फिर चाइना जाएगा, यानी कि देख लीजिए आप रूट क्या है। ये पहुंचा यहाँ पे ताम्रलिप्ति, यहाँ पे पोर्ट होता था, बंदरगाह होता था, ताम्रलिप्ति यहाँ पे, फिर समुद्री मार्ग से पहुंचेगा श्रीलंका, और श्रीलंका से पहुंच जाएगा फिर ये दक्षिण एशिया में। इंडोनेशिया भी है, इंडोनेशिया इधर, इंडोनेशिया भी दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है, तो दक्षिण एशिया में जाएगा। और दक्षिण एशिया से देखिए, यही तो चाइना है, यही तो चाइना है जी, यही तो चाइना है। अब दक्षिण एशिया से ये पहुंच गया यहाँ पे चाइना में। तो ये इसका रूट है, ठीक है, ये इसका रूट है। तो यहाँ पे हमने जो जो चीजें देखी, देखिए क्या क्या देखा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, यहाँ पे अगर राजनीतिक व्यवस्था देखें तो आपसे पूछा जाए कि क्या किसी शासक का नाम लिया है उसने, अपने समय के शासक का नाम, या चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम, तो आपका आंसर होगा नहीं लिया है, ये कहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था में, और राजनीतिक उस समय का प्रशासन कैसा था, हालांकि जो विवरण देता है उसी समय आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, तो इससे पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की ही ये बात कर रहा है, लेकिन नाम नहीं लिया है, ठीक है ना। प्रशासन कहा जाता है उदारवादी था, लिबरल था, दंड विधान सरल था, मृत्यु दंड नहीं था, इवन देशद्रोह पे भी दाहिना हाथ काटने का प्रावधान था। ये देशद्रोह तो बहुत बड़ा
इसमें तो मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, दूसरा कोई भी सजा नहीं हो सकता। आप मौर्यों के समय देखेंगे सीधा मृत्युदंड, टैक्स ना पे करने पे भी। तो ये बहुत ही सरल है, टैक्स बर्डन लोगों पे कम है, यानी कि लोग संपन्न है। एक्सचेंज कौरियों के द्वारा होता है, विनिमय जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मणों का डोमिनेंस था, उसने बताया है। किसका डोमिनेंस था आज एग्जाम में कि फाहियान के अकॉर्डिंगली गुप्ता पीरियड में किस जाति का सबसे ज्यादा डोमिनेंस था? तो ब्राह्मणों का। चांडाल अछूत थे, अनटचेबल थे। हाँ, एनिमल वायलेंस, जीव हिंसा पे प्रतिबंध था। स्लॉटर हाउस नाम मात्र के थे, बहुत अभाव था, यानी स्लॉटर हाउस का मतलब बूचड़ खाना जहां जानवरों को मारा जाता है। ठीक है। ट्रेड में देखिए तो शराब पे और मांस पे प्रतिबंध था। ठीक है। लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, नॉन वेज तो खाते ही नहीं थे, और प्याज लहसुन भी खाना उस समय खाने पे प्रतिबंध था, या लोग नहीं खाते थे, जो भी है। तो ये लोग, ये आपका देख लीजिए सोशल कंडीशन में। ठीक है। रिलीजन में देखिए बुद्धिज्म भी था और हिंदुइज्म भी था। बुद्धिज्म पंजाब, बंगाल और मथुरा वाले क्षेत्र में था, जबकि हिंदुइज्म यूपी, एमपी और ईस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में था। लेकिन दोनों में बड़ा कोऑर्डिनेशन था, बड़े प्यार से दोनों रहते थे। पाटलिपुत्र के बारे में कहा है, जहां उसने 3 साल बिताया। कहा कि हॉस्पिटल बहुत ही रेपुटेड थे, बहुत प्रसिद्ध थे अस्पताल वहां के उस समय। राजा प्रसाद यानी महल की चर्चा की है अशोक के, और कहा कि ये इंसानों के बस की बात नहीं, इतना भव्य, इतना शानदार महल बनवाना, इतना शानदार राजा प्रसाद बनवाना, ये तो देवताओं द्वारा ही निर्मित हो सकता है। पाटलिपुत्र को उसने एक शिक्षा का बड़ा केंद्र बताया है, जहां पर लोग देश के अलग अलग भागों से शिक्षा के लिए आते थे। बौद्ध विहार, हीनयान और महायान दोनों प्रकार के बौद्ध विहार पाटलिपुत्र में थे। और अंत में हमने कहा कि उसके जाने का जो रूट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्थल रूट से आता है और वाटर रूट से, ये यानी सी रूट से जाता है। ये एग्जामिनेशन के लिए सवाल बनता है। जाने का जो क्रम मैंने बताया, ताम्रलिप्ति पहले यहाँ पहुंचता है बंगाल में, यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ 2 साल रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये श्रीलंका पहुंच गया, श्रीलंका से ये साउथ इंडिया में, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में यहाँ पे निकल गया। ठीक है, दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया से ये चाइना पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये फाहियान के बारे में हमने पूरा वीडियो कर लिया। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे जो जितने भी बचे हुए शासक है, थोड़ी बहुत जो जानकारी है, कुमारगुप्त, फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त तो मेन है गुप्ता में, और उसके बाद उत्तर गुप्त में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो सब के बारे में लेके हम खत्म कर लेंगे रूलर्स पे, और एक और 2 वीडियो लगेगा, पूरा गुप्ता आपका खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।